Hi students, I am Priyanka Jain. I am a verified educator at the Unacademy Plus platform. And here is a very big news for all of you. Soon we are starting a batch course for the inorganic chemistry. I have launched firstly a course on the unit 1st, unit 2nd and unit 3rd that you have seen. Okay, now we are starting a new batch course for the chemistry of p block elements. Here we will cover all the important topics of the p block elements like boranes, closonido, arachnoboranes, Wade's rule, how to identify between boranes, what is Stick's rule, carbaboranes, and then we will see silicates, silicones, phosphorus oxyacids of sulfurs, halogen compounds, genone compounds, and much more. Okay, all the questions of the CSIR net we will cover. So we are starting the course from 10th of November. Okay, so see that course at the 12:30 p.m. right? And at the Unacademy Plus platform there is a special feature. You can see the special classes, free classes. Okay, there are free classes in which there is a opportunity to raise a hand. You can solve your doubts in quick minutes. Okay, so you can solve your queries. So please subscribe the Unacademy Plus platform. My code is Priyanka Jain 10, PRIYANKAJAIN 10. Okay, by clicking on my code you will get a 10% off on the Unacademy Plus subscription. Thank you. हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूँ प्रियंका जैन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था केमिकल बॉन्डिंग का कुछ इंट्रोडक्शन देखा था और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम शॉर्ट में वीबीटी भी कहते हैं। ओके, और सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को किसने दिया था? हिटलर एंड लैम्डन नाम के 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले इस थ्योरी के बारे में बताया था। और नेक्स्ट पॉलिंग और स्लेटर नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसका क्या किया था? एक्सटेंशन किया था। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। एक्चुअली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सबसे पहला जो पॉइंट दिया गया वो क्या था? टू फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन हाफ फिल्ड वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स ऑफ 2 एटम्स। इसका क्या मतलब है? मतलब जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो जो ओवरलैपिंग होती है वो एटम्स के बीच में ना होकर के किसके बीच में होती है? ऑर्बिटल्स के बीच में होती है। मान लीजिए ये क्या है? एक एस ऑर्बिटल है। ओके, ये कैसा है? स्फेरिकली सिमेट्रिकल। ओके, अभी हम मानते हैं ये जो जेड एक्सिस है, ये जो जेड एक्सिस है ये क्या है? हमारी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। ओके, और यहाँ पर ये एस ऑर्बिटल इस तरीके से लाई करता है। अगर इन दो ऑर्बिटल्स के बीच में आपस में ओवरलैपिंग होती है तो ओवरलैपिंग किस टाइप से होगी? इस टाइप से होगी। इसे क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग कहते हैं। तो जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो इस तरीके से ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है। और ओवरलैपिंग कब होती है? जब ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होते हैं। यानी कि ऐसे मान लीजिए आप, ये एक एस ऑर्बिटल है, ठीक है, 2s ऑर्बिटल है, और यहाँ पर एक और 2s ऑर्बिटल है। इनके बीच में जब भी ओवरलैपिंग होती है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है? इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ पर इन दोनों के बीच में इस तरीके से लाई करता है। इलेक्ट्रॉन के स्पिन जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है? रिजल्टिंग बॉन्ड एक्वायर्स ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन टू गेट द स्टेबिलिटी। अगर दोनों में इस तरीके से भी स्पिन्स हैं तो जब भी बॉन्ड बनेगा उसके बाद जो हम ऑर्बिटल शो करेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से होंगे? इस तरीके से ही होंगे। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर इस तरीके से मूव कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव करेगा? इस तरीके से। दोनों के स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इससे क्या होता है? इससे बॉन्ड को स्टेबिलिटी फाइंड आउट होती है। अगर दोनों भी इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से होंगे तो क्या होगा? इनके बीच में रिपल्सन होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगी? अनस्टेबिलिटी। इसलिए स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन जो होता है वो अपोजिट होता है जो फाइनल ऑर्बिटल बनता है उसमें। ओके, अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है? ऑर्बिटल्स कम्स फ्रॉम द डायरेक्शन इन विच देयर इज मैक्सिमम ओवरलैपिंग। यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं उनके बनने के लिए ऑर्बिटल्स के बीच में मैक्सिमम ओवरलैपिंग होनी चाहिए। और वो कब हो सकती है? जबकि दोनों के जो साइंस है वो सेम है। यानी कि ये देखिए, अगर हमने ये बनाया पी ऑर्बिटल, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है ना, ये इस तरीके से बनाया, ये है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इस पर है। तो जो दूसरा ऑर्बिटल आ रहा है, जो दूसरा ऑर्बिटल आ रहा है उसका भी स्पिन यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। और यहाँ पर क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। यानी कि जब भी इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है तो प्लस प्लस के बीच में होगी या माइनस माइनस के बीच में होगी। इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी। अगर हम सोचते हैं कि ओवरलैपिंग जो है वो इसके बीच में हो जाए, मान लीजिए हमने सोचा ये जो है ये प्लस ऑर्बिटल है
और ये क्या है, ये निगेटिव है, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगी, इनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है। ओवरलैपिंग सिर्फ इस डायरेक्शन में होती है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो हमेशा ही डायरेक्शनल बॉन्ड्स होते हैं, उनके लिए एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन जो है इनका होना, ऑर्बिटल्स का स्पेशल ओरिएंटेशन होना जरूरी होता है। ठीक है ना। अब देखिए ये तो ठीक है, अभी आपने लिया मान लीजिए यहाँ पर एस ऑर्बिटल, तो एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, तो इसके केस में कोई भी डाउट होता ही नहीं है, इसमें तो ओवरलैपिंग आराम से हो सकती है, यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन से आए इनमें ओवरलैपिंग हो सकती है। लेकिन पी के केस में ऐसा नहीं होता है, पी के ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, इनमें आप प्लस साइन और माइनस साइन देखते हैं यहाँ पर, यानी कि जब भी ओवरलैपिंग होगी तो प्लस प्लस के बीच में होगी या माइनस माइनस के बीच में होगी। सिमिलरली डी ऑर्बिटल भी जो होता है वो डायरेक्शनल होता है, वहां भी ओवरलैपिंग कैसे होती है, अगर यहाँ पर देखिए ये आप एक डी ऑर्बिटल बनाइए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस माइनस, तो जब भी ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर माइनस होगा, तभी ओवरलैपिंग होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए चौथा पॉइंट क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ओवरलैपिंग के एक्सटेंट के, कितने अमाउंट में ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है ना, मतलब अगर ओवरलैपिंग हो रही है, ये ज्यादा ओवरलैपिंग है तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, अगर इनके बीच में ओवरलैपिंग थोड़ी हो रही है तो बॉन्ड कम स्ट्रॉन्ग होगा, ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू दिस। ओके, क्योंकि ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर हमेशा उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम हो जाएगी, यानी कि ज्यादा ओवरलैपिंग तो ज्यादा स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड की, बॉन्ड उतना ताकतवर होगा, बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा होगा और बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी, क्योंकि ऑर्बिटल्स एक दूसरे के ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर पांचवा पॉइंट देखिए, एक्सटेंट ऑफ जो ओवरलैपिंग होता है वो किस पर डिपेंड करता है, दो चीजों पर डिपेंड करता है। अगर हम एक्सटेंट देख रहे हैं ओवरलैपिंग का, वो ये दो बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात क्या है, नेचर ऑफ द ऑर्बिटल। फर्स्ट है नेचर ऑफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल के केस में हमने क्या कहा था, एस ऑर्बिटल कैसा है, नॉन डायरेक्शनल है, क्योंकि ये कैसा है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, तो ये कैसा हो गया, नॉन डायरेक्शनल होता है, तो इसके केस में ओवरलैपिंग कम होती है। लेकिन पी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स होते हैं और एफ ऑर्बिटल होते हैं, ये कैसे होते हैं, डायरेक्शनल कैरेक्टर के होते हैं, क्योंकि इनके लोब्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होते हैं। जब भी आप इन्हें देखते हैं, इनके इस या तो एक्स डायरेक्शन में होंगे या वाई डायरेक्शन में, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में इनके लोब्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये ऑर्बिटल्स कैसे कहलाते हैं, डायरेक्शनल कहलाते हैं। तो इनके केस में ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, जबकि एस ऑर्बिटल के केस में लेस ओवरलैपिंग होती है। ओके, यहाँ पर ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, जब ज्यादा ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है ना। और दूसरा जो केस होता है वो क्या होता है, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। हमें पहले ये भी समझना है कि ओवरलैपिंग किस टाइप की हो रही है। ठीक है ना, ये हमें पता होना चाहिए ओवरलैपिंग किस टाइप की है। एक टाइप की ओवरलैपिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, कोएक्सियल ओवरलैपिंग। कोएक्सियल ओवरलैपिंग से क्या मतलब हुआ, दो जो ऑर्बिटल्स हैं उनके लोब्स एक्सिस पर आ रहे हैं और एक्सिस टू एक्सिस उनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब ये जेड एक्सिस है। ठीक है ना, हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को ज्यादातर केस में जेड एक्सिस मानते हैं, जेड एक्सिस को हम क्या करते हैं, इंटर न्यूक्लियस एक्सिस मानते हैं। तो ये एक लोब आ रहा है ये, ठीक है ना, इस तरीके से, ये क्या है, पीजेड है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा ये न्यूक्लियस है, इसका भी हमने माना ये आ रहा है, इसका भी कौन सा है, पीजेड ऑर्बिटल है, इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। तो जो ये सिरे टू सिरे इस टाइप से ओवरलैपिंग हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग जो हो रही है एक एक्सिस पर दोनों, इसे हम क्या कहते हैं, कोएक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं। दूसरे टाइप की ओवरलैपिंग क्या होती है, कोलैटरल होती है। कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके से ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है, तो फिर क्या होता है, ये देखिए मान लीजिए पीरियड ऑर्बिटल, तो इस केस में इस तरीके से होगा। ठीक है ना, अभी हम मान लीजिए यहाँ पर पी वाई ऑर्बिटल है, तो पी वाई ऑर्बिटल किस तरीके से प्रेजेंट होगा, इस तरीके से प्रेजेंट होगा। ये अगर वाई एक्सिस है तो ये क्या होगा, पी वाई ऑर्बिटल होगा। अब जब जेड एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो इन दोनों के बीच में तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो गई। अब क्या इनके बीच में एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो सकती है, नहीं हो सकती।
कैसे होगी ये इस तरीके से y अब यहाँ पर आकर कैसे मिल सकता है, इस तरीके से नहीं मिल सकता ना। तो क्या होता है देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो y ऑर्बिटल्स होते हैं ये जो है इसका एक y, ठीक है ना, और दूसरे का एक y, इनके बीच में इस तरीके से ये जो है ना साइड वाइज ओवरलैपिंग इस तरीके से हो सकती है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम देख रहे हैंगे एक्स एक्सिस के कुछ लोग इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। ये एक का एक्स का रहा, दूसरे एक्स का भी इससे साइड वाइज इस तरीके से ओवरलैप कर सकता है। ये साइड वाइज जो ओवरलैपिंग हो रही है इसे हम क्या कहते हैं, कोलैटरल ओवरलैपिंग कहते हैं, या साइड वाइज ओवरलैपिंग भी से कहते हैं, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान देने की है कि जो कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है उसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, क्योंकि ये आसानी से एक दूसरे से इस तरीके से इंटरप्ट कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर बहुत ही इजीली ओवरलैपिंग हो सकती है। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा होता है, जबकि जो कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग लेस होता है, यानी कि जो बॉन्ड कोएक्सियल ओवरलैपिंग से बनेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जबकि कोलेटरल बॉन्डिंग से जो बॉन्ड बनेगा कोलेटरल ओवरलैपिंग से वो कैसा होगा, वीकर होगा। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या आता है, जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो क्या है, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वो कैसी होती जाएगी, वो घटती जाएगी। यानी कि एन की वैल्यू बढ़ने के संग बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो डिक्रीज करती है। यानी कि हम कह सकते हैं 1 और 1 के बीच में अगर एन की वैल्यू 1 है, 1 ऑर्बिटल है, फर्स्ट शेल है, ठीक है, तो इसके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी उसकी तुलना में 1 और 2 के बीच में कम होगी। इससे कम किसके बीच में होगी, 2 के बीच में होगी। इससे कम होगी 2 3 के बीच में, और इससे भी कम होगी 3 3 के बीच में। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 1s और 2p के बीच में ओवरलैपिंग होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अगर हम ऑर्बिटल्स का केस देखते हैं सबसे ज्यादा किसके बीच में होगी, 1s और 2p के बीच में। ओके, इसके बाद किसके केस में होगी, 2s और 2p के केस में होगी, ठीक है। इसके बाद किसके केस में होगी, 3s और 3p के केस में होगी। ओके, अभी देखिए अगर n की वैल्यू सेम है, इफ n इज सेम, मतलब हमने लिया है सेम शेल, ओके, 1s शेल लिया या 2s लिया, चलिए आप मान लीजिए 2 ले रहे हैं, 2 नंबर का शेल आपने लिया, तो क्या होगा 2p और 2p के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी वो सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद 2s और 2p के बीच में होती है, और जो सबसे कम होती है वो किसके बीच में होती है, 2s और 2s के बीच में। हमने क्या कहा था, s ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, नॉन डायरेक्शनल है, तो इसमें ओवरलैपिंग कम होती है, और 2p के बीच में ओवरलैपिंग या p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, क्योंकि ये डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। अब देखिए आते हैं इंटरेस्टिंग बात पर। अब क्या है, अभी तक आपने क्या पढ़ा कि ऑर्बिटल्स जो होंगे अगर वो इस तरीके से खाली हैं, एक ऑर्बिटल ये लिया आपने 2s, ठीक है, ये दूसरे का 2s लिया, ये खाली है, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी। इसके फलस्वरूप जो ऑर्बिटल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। लेकिन इससे आप सभी की बॉन्डिंग को नहीं समझा सकते हैं। इनको समझाने के लिए क्या किया गया, मान लीजिए आपने कार्बन का केस लीजिए। चलिए, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, CH4 है, CH4 में कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड्स बना रहा है। तो 4 बॉन्ड्स को आप भला कैसे समझाएंगे बताइए आप। देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1s2 2s2 2p2, यही होता है ना। अभी आप इसको तो छोड़ दीजिए, चलिए आप आ जाइए आउटर शेल पर। तो आउटर शेल का अगर आप बना रहे हैं तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इस तरीके से ये p ऑर्बिटल है, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ये प्रेजेंट है। ओके, तो अब आप ये देखिए 2s ऑर्बिटल जो है वो तो कम्प्लीटली फिल्ड है, और 2p में यहाँ पर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, ये भी हाफ फिल्ड है, ये भी हाफ फिल्ड है। यानी कि इन दो को जो है हाइड्रोजन के संग, 2 हाइड्रोजन के संग बॉन्ड बनाना चाहिए, तो टोटल 2 बॉन्ड्स बनने चाहिए, लेकिन एक्चुअली में 4 बॉन्ड्स बनने हैं। तो इसके लिए क्या कहा गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, इसके लिए कहा गया कि ये तो क्या है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है ना। अभी जब भी बॉन्ड बनाने चलता है, जब भी एटम बॉन्ड बनाने चलता है तो किस में आ जाता है, ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ जंप कर सकता है, यहाँ जंप कर जाएगा। तो यहाँ पर जो अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। ये क्या है 2s, और ये क्या है 2p। अब देखिए कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है, टोटल 4 ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हैं। ये चारों हाइड्रोजन के संग बॉन्ड बना सकते हैं, इनमें हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाएगी और बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से बोरोन में भी हो सकता है, बोरोन बॉन्ड बना रहा है BF3, ये बनाता है, यहाँ पर कितने बॉन्ड बनना है, टोटल 3। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए जरा, बोरोन का कितना होता है,
बोरोन को आप लीजिए, बोरोन का कितना होता है 1s2 2s2 2p1। ओके, इसको आप देख लीजिए, इसे आप छोड़ दीजिए, इसे आप देखिए, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। ओके, और यहाँ पर कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर प्रेजेंट। ये क्या है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। इससे अब आप एक्साइटेड स्टेट में आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ जंप कर जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, यानी कि टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फ्लोरीन से बॉन्ड बना सकते हैं। ओके, 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स यहाँ प्रेजेंट है जो कि 3 एफ के ऑर्बिटल्स के संग बॉन्ड बना सकते हैं। ओके, तो इसका 2p, इसका 2s, इसका 2p आराम से बॉन्ड बना सकते हैं, इस तरीके से बॉन्ड बन सकता है। ओके, चलिए इसके बाद और एक देख लीजिए। चलिए मान लीजिए आप नाइट्रोजन का केस ले रहे हैं NH3, ठीक है ना, उसमें क्या होगा, यहाँ पर भी 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर किस तरीके से बन रहे हैं, यहाँ पर तो सीधा सीधा है 1s2 2s2 2p1, ठीक है 2p3। तो यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर तो केस क्या है, यूजुअल केस है। यहाँ पर आपने देख लिया, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये 3 हाइड्रोजन के संग बॉन्ड बना लेंगे आराम से, यहाँ पर हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग हो जाएगी हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से। ओके, लेकिन अगर आप लेते हैं केस PCl5 का, तो क्या हो रहा है यहाँ पर 5 बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ 1s2 2s2 2p 2p6, देन क्या होता है 3s2 3p3, यही होता है ना इसका। चलिए तो अब देख लीजिए यहाँ पर इसका आउटर शेल क्या है, ये थे 3s2 3p3। ओके, तो यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रेजेंट हैं, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो ये 5 बॉन्ड किस तरीके से बनाएगा, 5 बॉन्ड बनाने के लिए एक्चुअली में इसके पास क्या है d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसके पास एक वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। ये तो था ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन। जब ये एक्साइटेड स्टेट में होगा, जब भी ये एक्साइटेड स्टेट में होगा, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है इस s ऑर्बिटल से कहाँ जाएगा d में जाएगा। तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे, देखिए कितने नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो गए यहाँ पर, टोटल 5। ये 5 ऑर्बिटल्स जो हैं ये किसके संग बॉन्ड बना सकते हैं 5 क्लोरीन के साथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। चलिए अब देखते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि ओवरलैपिंग जब भी होती है 2 टाइप की हो सकती है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग और कोलेटरल ओवरलैपिंग। तो इसके फलस्वरूप 2 टाइप के बॉन्ड बनते हैं। एक बनता है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा को इस तरीके से शो कराया जाता है, इसे भी शो कराया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। पहला बनता है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है कोएक्सियल ओवरलैपिंग के द्वारा। जब भी कोएक्सियल यानी कि हेड टू हेड टाइप की ओवरलैपिंग होती है तो क्या बनता है सिग्मा बॉन्ड बनता है। यानी कि जब भी 2 बॉन्ड्स इस तरीके से बन रहे हैं, एक ऑर्बिटल ये है, ठीक है, दूसरा ऑर्बिटल ये है, और ये क्या है हमारी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, इसके थ्रू दोनों आपस में इस तरीके से मिल रहे हैं जब आकर, और यहाँ पर ये ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये जो बना ये क्या है सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। ठीक है ना, तो सिग्मा बॉन्ड जब भी बनता है तो ये कैसा होता है डायरेक्शनल होता है। ये जो है कैसा होगा, पहली कंडीशन इसकी क्या है, ये एक डायरेक्शनल बॉन्ड है। क्यों डायरेक्शनल है, क्योंकि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जब 2 ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे तभी उनके बीच में ओवरलैपिंग हो सकती है, वरना ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं डायरेक्शनल बॉन्ड कहते हैं। दूसरी बात क्या, इस बॉन्ड को आप रोटेट कर सकते हैं। आप चाहिए ये एक्सिस है, इस एक्सिस पर अगर आप ये एक्सिस जो है इस पर आप अगर इसे रोटेट करेंगे तो ये रोटेट हो सकता है कि नहीं, ये बॉन्ड आराम से मूव कर सकता है, ये मूव कर जाएगा यहाँ पर। तो इसलिए इस बॉन्ड में क्या है, इसमें रोटेशन पॉसिबल है। फ्री रोटेशन इज पॉसिबल इन दिस बॉन्ड अबाउट द सिंगल बॉन्ड। जब भी कभी भी किसी भी 2 एटम्स के बीच में, मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना है, तो इस सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ये क्या है सिग्मा बॉन्ड है। एक्चुअली में जब भी किसी भी 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो सबसे पहला जो बॉन्ड बनता है वो कैसा होता है सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है ना, सबसे पहला बॉन्ड जब भी 2 ऑर्बिटल्स के बीच में बनेगा वो कोएक्सियल ओवरलैपिंग के द्वारा ही बनेगा। जब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से मैच करेगी, दोनों के साइन मैच करेंगे, तब दोनों के बीच में क्या बनेगा एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना, उसके बाद ही दूसरा कोई बॉन्ड बन सकता है, तब तक बॉन्ड नहीं बन सकते हैं। और इस बॉन्ड में क्या है, हमने क्या बताई, पहली बात ये बॉन्ड डायरेक्शनल है। दूसरी बात क्या बताई, इस बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड क्या चारों ओर फ्री रोटेशन पॉसिबल है, हम इसे घुमा सकते हैं इस बॉन्ड को। ठीक है, तीसरी बात क्या है,
ये जो बॉन्ड होता है ये रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेता है, डू नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस, ओके, क्योंकि ये एक सिंगल बॉन्ड है तो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है। चौथी बात क्या होती है कि ऑर्बिटल्स के बीच में मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ पर मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो रही है, ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि दोनों क्या है इस तरीके से आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग कैसी हो सकती है, ज्यादा मात्रा में हो सकती है। इसलिए जो ये बॉन्ड्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है ना, ओके। अब मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में जो बॉन्ड बनना है वो स्ट्रॉन्गर बनना है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए कितने टाइप के सिग्मा बॉन्ड्स बन सकते हैं। एक तो हो सकता है एस और एस के बीच में ओवरलैपिंग हो। ठीक है, ये एस ऑर्बिटल्स हैं, इनके बीच में ओवरलैपिंग हुई तो ये क्या बन गया, ये बॉन्ड जो बना ये क्या कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है। दूसरे टाइप का बॉन्ड कैसे बन सकता है, अभी हमने लिया, मान लीजिए एक तो लिया एस ऑर्बिटल। ठीक है ना, ये क्या है हमारी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। हमेशा ध्यान दीजिए कि हम क्या करते हैं बुक्स में एक लॉजिक लेकर चलते हैं, हम जेड एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान लेते हैं, ऐसा हमने एज्यूम किया हुआ है। ठीक है ना, तो ये एस ऑर्बिटल है। और अगर हमने इसी तरीके से लिया पी ऑर्बिटल, ये क्या है पी ऑर्बिटल है, पी जेड। ठीक है ना, इनके बीच में ओवरलैपिंग हो सकती है क्या, हो सकती है, क्योंकि ये जेड एक्सिस पर इस तरीके से आ रहा है और इसका लोब भी पी जेड का कहाँ पर है, जेड एक्सिस पर इस तरीके से प्रेजेंट है, तो इनके बीच में आपस में ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से होगी, तो इनके बीच भी एक सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, बन सकता है ना। अब देखिए ये जो S और PZ के बीच का बॉन्ड है, इसको आपने कहीं देखा है क्या, ऐसा बॉन्ड पाया जाता है HF के केस में। आप जब HF का मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, H में किस कौन सा ऑर्बिटल प्रेजेंट है, 1s1 प्रेजेंट है, यहाँ पर एक 1s ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जिसमें यहाँ पर क्या है एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है ना, और फ्लोरीन के केस में जब आप फ्लोरीन को देखते हैं, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2f5, यानी 2p5, सॉरी 2p5। तो यहाँ पर जो pz ऑर्बिटल है वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये जो pz ऑर्बिटल है इसके संग में ये इस तरीके से ओवरलैपिंग करता है। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होती है और यहाँ पर क्या बनता है, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है ना, अभी तीसरे टाइप का जो बॉन्ड हो सकता है वो p और p के बीच में ओवरलैपिंग से बन सकता है। अगर हमने देखा p और p के बीच में ओवरलैपिंग हुई तो भी एक सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। वो कैसे बनेगा, कुछ एग्जाम्पल्स आपको आइडिया है किसमें हो सकता है, जैसे Cl2 में हो सकता है, F2 में हो सकता है, Br2 में हो सकता है, इस तरीके का बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है। कैसे, दो क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनना है तो क्लोरीन में क्या है 3s2 3p5, ओके, यानी एक pz ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो दो क्लोरीन के दो pz ऑर्बिटल्स होंगे, उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, इनके बीच में क्या होगी यहाँ पर इस तरीके से ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है ना, ये क्या है इंटर न्यूक्लियर एसिड है, तो यहाँ पर इनके बीच में ओवरलैपिंग हो जाती है और एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। ठीक है ना, चौथे टाइप का बॉन्ड जो हो सकता है वो किसके बीच में हो सकता है, टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाए हैं, और ये मेरा अगला टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, हम आपको अभी बताएंगे, तो उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए कि आप कभी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में बॉन्ड बन सकता है, वो भी सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर sp2 के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो वो भी कैसा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। sp के बीच में जो फर्स्ट बॉन्ड बन रहा है, ये जो फर्स्ट बॉन्ड बनते हैं ये हमेशा कैसे होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं या सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो ये किस तरीके से बनता है, मान लीजिए ये लीजिए, ये है एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है ना, यहाँ पर ये क्या है, ये pz और py ऑर्बिटल्स हैं, और यहाँ पर ये क्या है, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इनके बीच में ओवरलैपिंग हुई, बाकी के लोब्स ये इस तरीके से रहेंगे। तो ये क्या है, sp के बीच में बॉन्ड बन रहा है। ठीक है ना, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं अगले वीडियो में, हाइब्रिडाइजेशन को आप वीडियो देखिएगा, उसमें मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते क्या है और हाइब्रिडाइजेशन को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जब दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में पहला बॉन्ड जो बनता है वो भी वहां पर क्या होता है, इनके बीच में हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट टाइप की बॉन्डिंग पर हम आ जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पाई बॉन्डिंग कहते हैं। पाई बॉन्ड को कुछ इस तरीके से शो करते हैं, ये क्या कहलाएगा, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड किससे बनता है, कोलेटरल ओवरलैपिंग से बनता है, जो अभी मैंने आपको बताई थी ना, कोलेटरल ओवरलैपिंग। कोलेटरल ओवरलैपिंग को और हम क्या कह सकते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं।
इनमें से कुछ भी बोलिए, इन दोनों ही टाइप की ओवरलैपिंग को एक ही टाइप है, इसे हम, इससे जो बन रहा है बॉन्ड, रिजल्टिंग बॉन्ड है, उसे हम क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड कहते हैं। मतलब दो ऑर्बिटल्स इस तरीके से प्रेजेंट हैं और इनके बीच में यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई, ठीक है ना, यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई और यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई। तो इस तरीके से ये बॉन्ड एक्चुअली में एक ही बनेगा। यहाँ पर आपको दो जगह ओवरलैपिंग दिख रही है, ठीक है ना। आपने देखा यहाँ पर अभी जेड एक्सिस थी, यहाँ पर इन दोनों के बीच में पहले क्या बना, सिग्मा बॉन्ड बना। जब भी पीजेड ने ओवरलैप करा तो यहाँ पर पहला बॉन्ड जब भी बनेगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, याद रखिए। सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, एक वाई ऑर्बिटल प्रेजेंट था यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ क्या प्रेजेंट था, एक इस तरीके से यहाँ पर एक एक्स ऑर्बिटल भी प्रेजेंट था, ठीक है ना। दो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट थे। अब ये ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, यहाँ पर इनके बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी। ये आपको पिक्चर में शो नहीं होता, पर एक्चुअली में क्या होता है, इनके बीच में इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है। एक जगह प्लस साइन होगा, एक जगह माइनस साइन होगा। और ये क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दिखा रहा है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव है। तो इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ प्रेजेंट हो सकता है और कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कभी इस साइड प्रेजेंट हो सकता है, कभी इस साइड प्रेजेंट हो सकता है। तो यानी कि जो ये पूरा बॉन्ड है, ये क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है, वन पाई बॉन्ड है। ये एक पाई बॉन्ड बन रहा है, ये दो पाई बॉन्ड नहीं है, ये एक पाई बॉन्ड है। ओके, तो पाई बॉन्ड किसके द्वारा बन रहा है, सबसे पहली बात पाई बॉन्ड बन रहा है कोलेटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग के द्वारा बन रहा है, वो पाई बॉन्ड होता है। दूसरी बात, इसके चारों ओर फ्री रोटेशन नहीं हो सकता है, फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों, आप देख रहे हैं इस बॉन्ड को, जरा गौर से देखिए। आप इस बॉन्ड को देख रहे हैं तो इसको घुमाना पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, तो फ्री रोटेशन नहीं पॉसिबल है। तीसरी बात क्या होती है, पाई बॉन्ड अकेले नहीं बन सकता है। पहले क्या बनता है, पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है और सिग्मा बॉन्ड के बन जाने के बाद में एक पाई बॉन्ड बनता है। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड का खुद का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ओके, पाई बॉन्ड कब बनता है, जब पहले क्या बन जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड बन चुका होगा, उसके बाद देन पाई बॉन्ड बनता है। ओके, इतनी बात क्लियर है। चौथी बात समझिए कि पाई बॉन्ड जो होता है वो कैसा होता है, वीकर होता है एज कंपेयर टू दिस सिग्मा बॉन्ड। ये होता है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये एक्सियल ओवरलैपिंग के द्वारा बन रहा है, जबकि ये साइड वाइज ओवरलैपिंग के द्वारा रहा है। एक्चुअली में साइड वाइज ओवरलैपिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए पाई बॉन्ड्स जो होते हैं वीक होते हैं एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। ओके, पांचवी बात क्या है, इनके बीच में रेजोनेंस होता है, दे टेक पार्ट इन रेजोनेंस। आप जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रेजोनेंस एक्चुअली में कैसे होता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट बात क्या है, पाई बॉन्ड्स जो होते हैं वो हमेशा किससे बनते हैं, प्योर ऑर्बिटल्स से बनते हैं। प्योर ऑर्बिटल्स के बीच में जब भी ओवरलैपिंग होगी तभी पाई बॉन्ड्स बनेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स से पाई बॉन्ड नहीं बन सकता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखते हैं हम पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस हम देखने वाले हैं। ओके, तो देखिए पाई बॉन्ड जो था वो क्या था, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना था, जबकि सिग्मा बॉन्ड किससे बना था, कोएक्सियल ओवरलैपिंग से बना था। एक्सिस पर जो ओवरलैपिंग हो रही है उससे बन रहा है, ठीक है। दूसरी बात क्या थी, सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल था, यस था, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। जबकि आप अगर पाई बॉन्ड को देखते हैं तो यहाँ पर फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने इसको देख लिया ये दो साइड से बन रहा है, तो इसके चारों ओर बॉन्ड को घुमाना पॉसिबल नहीं है। तीसरी बात क्या होती है, पाई बॉन्ड जो होते हैं वो वीक होते हैं और जबकि सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। चौथी बात क्या है, किसी भी दो एटम्स के बीच में सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड बनता है और ये जरूर बनता है, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और ये कैसा होता है, ये फर्स्ट बॉन्ड होता है। जो फर्स्ट बॉन्ड जो भी बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद दूसरा बॉन्ड नहीं बनेगा सिग्मा बॉन्ड। और जो दूसरा और तीसरा बॉन्ड बनता है, फर्स्ट अगर सिग्मा बन चुका है तो उसके बाद पाई बॉन्ड बन सकते हैं, सेकेंड भी बन सकता है और थर्ड, मतलब दो पाई बॉन्ड पॉसिबल है, ठीक है ना। सेकेंड बॉन्ड जो होगा वो भी पाई बॉन्ड होगा और जो थर्ड बॉन्ड होगा वो भी कैसा होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो यानी कि पाई बॉन्ड एक बन सकता है या दो बन सकते हैं, जबकि सिग्मा बॉन्ड सिर्फ एक बन सकता है, ठीक है। पांचवी बात क्या थी, यहाँ पर ये किससे बन सकते थे, प्योर ऑर्बिटल से भी बन सकते थे, इनके बीच में भी ओवरलैपिंग हो सकती थी, या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में भी ओवरलैपिंग हो सकती थी। जबकि पाई बॉन्ड जो है वो सिर्फ प्योर ऑर्बिटल्स से बनते हैं, ठीक है। अभी छठवीं बात क्या है, सिग्मा बॉन्ड जो है वो किस किस के बीच में ओवरलैपिंग से बन सकता है, या तो एस एस के बीच में ओवरलैपिंग हो या फिर
sp के बीच में ओवरलैपिंग हो या फिर pp के बीच में ओवरलैपिंग हो। किस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है, आपने देखा था एक्सिस टू एक्सिस। ओके, यहाँ पर ओवरलैपिंग किस किस के बीच में हो सकती है, सिर्फ s के बीच में तो ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है साइड वाइज, pp के बीच में हो सकती है या pd के बीच में हो सकती है या dd ऑर्बिटल के बीच में हो सकती है, तभी पाई बॉन्ड पॉसिबल है। ओके, तो इतनी बातें थी किसके बीच में डिफरेंस, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बीच में डिफरेंस की। चलिए अभी एक एग्जांपल और देख लेते हैं किस तरीके का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। मान लीजिए आपको दिया है, एक क्वेश्चन दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपको दिया हुआ है कंपाउंड, ठीक है ना। अब इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ सिग्मा एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो देखिए अब आप इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे लिखिए C C C C एंड C। ओके, 5 कार्बन एटम्स है, इससे कितने हाइड्रोजन्स जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन्स जुड़े हैं, ठीक है। इससे कितना जुड़ा है, 1 हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और 1 हाइड्रोजन जुड़ा है। तो आप सिग्मा बॉन्ड देखिए कितने हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 हो गए सिग्मा बॉन्ड्स। ओके, लिख लीजिए आप 9 सिग्मा बॉन्ड्स। यहाँ पर आपको देखिए ये जो डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड दिख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी 2 एटम्स के बीच में केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब जो ये दूसरा बॉन्ड बनेगा ये कैसा होगा, ये क्या है, पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो 2 ये बॉन्ड्स दिख रहे हैं, ये 2 क्या है, ये दोनों पाई बॉन्ड्स हैं। तो यानी टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितना हो गया, 3 पाई बॉन्ड्स। तो यानी कि इस मॉलिक्यूल में टोटल 9 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं और 3 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाता है। आई होप आपको ये सारा वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, उसमें हम आपको बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में और जितने भी इंपॉर्टेंट एटम्स है, जितने भी पूछे गए क्वेश्चंस, सारे एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिएगा, बहुत ही इजीली सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।